Welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about some important concept of the cell cycle. This is the first video of the cell cycle series. अभी तक वैसे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ की 16-17 वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी. अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. और ये सेल साइकिल की पहली वीडियो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी 3-4 वीडियोस और आएंगी सेल साइकिल से रिलेटेड, क्योंकि सेल साइकिल खुद में ही एक वास्ट टॉपिक है. तो एक ही वीडियो में सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो आई ट्राइड ताकि आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आए, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर रही हूँ. और मेन वो पार्ट डिस्कस कर रही हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. हर बार सेल साइकिल से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग सेल साइकिल को स्किप मत करिएगा. बिना समय को वेस्ट किए, बिना समय को जाया किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, दैट इज सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम पार्ट 1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल जो होता है एक ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट है. इस सीक्वेंस में सेल जो होता है, सेल का जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है और फाइनली वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में. इसको बोलते हैं, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल. ठीक है, सेल साइकिल के मेन 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है. ठीक है, एम फेज़ में जो एक्चुअल डिवीजन होगी, एक्चुअल मतलब माइटोसिस होगा, वो एम फेज़ में होगा. और जो इंटरफेज़ होता है ना, वो सेल को टाइम प्रोवाइड करता है ताकि सेल माइटोसिस के लिए, मतलब डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले. जो भी रिक्वायरमेंट्स हो माइटोसिस के लिए वो इंटरफेज़ में फुलफिल हो जाती हैं. तो मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है कि 95% ऑफ द सेल साइकिल इज स्पेंड इन द इंटरफेस एंड 5% इन द एम फेज. जैसे कि हम लोग कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान लीजिए, तो हम जैसे 6 महीने हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम 6 महीने प्रिपरेशन करेंगे, बट एग्ज़ाम के एक ही दिन होगा ना, एग्ज़ाम एक दिन होगा बट प्रिपरेशन हमारी 6 दिन की है. ऐसे ही सेल साइकिल में होता है. इंटरफेस 95% टाइम चलता है और 5% ही चलता है हमारा माइटोसिस फेज़. मतलब वो फाइनल है, वो फाइनल डिवीजन फेज़ है, तो वो कम टाइम चलेगा और 95% वो पूरा सेल को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए. ठीक है, अब इसकी फेजेस देख लेते हैं. मेनली इंटरफेज ना 3 चीज़ों में डिवाइडेड है: G1 फेज, G2 फेज और S फेज. तो पहले आएगा G1, फिर आएगा S, देन आएगा G2 फेज. ठीक है, G1 फेज को गैप 1 फेज भी बोलते हैं. ठीक है, इस पीरियड में एम फेज का एंड होता है और डीएनए का सिंथेसिस का स्टार्ट होने वाला है. क्योंकि स्टार्ट कब होगा डीएनए सिंथेसिस? एस फेज में. तो ये अभी रेडी कर रहा है खुद को ताकि वो सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस करवा सके. ठीक है, एस फेज में डीएनए जो है डुप्लीकेट हो जाएगा. एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे डीएनए तो डुप्लीकेट हो रहा है बट क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम है. ठीक है, उसके बाद आता है G2 फेज. G2 को गैप 2 फेज बोलते हैं. ये वो पीरियड है जब सेल डीएनए का रिप्लिकेशन तो हो गया है और सेल प्रोसीड कर रही है अपने आप को इनिशिएशन करवाने के लिए. किसका इनिशिएशन? एम फेज में जाने के लिए, एम फेज में इनिशिएट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है. वो वाला फेज को गैप 2 बोलते हैं. ठीक है, अब 2 चीज़ें मैं और आपको यहाँ पे से क्लियर कर दूँ. एक होता है कि सेल का रेस्टिंग स्टेट, क्विजेंट स्टेट बोलते हैं उसको. एक ये रिवर्सिबल रेस्टिंग स्टेट होता है जब सेल का प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है. और एक होता है सेनेसेंट स्टेज, जब सेल डिसफंक्शनल स्टेज में है, उसका प्रोलिफरेशन पूरा परमानेंटली विड्रॉ कर लिया गया है सेल साइकिल से. ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ आ गई होंगी. अब मैं थोड़ा आपको ये दिखा देती हूँ. अगर मान लीजिए कि मेरा सेल साइकिल का टोटल टाइम 24 आवर्स है, ये सारा मतलब पक्का श्योर नहीं होता कि इतना ही टाइम लगेगा, बट ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़. तो अगर मान लीजिए कि हमने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. कई बार ये से क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 24 घंटा लगा है तो G2 में कितना टाइम लगेगा. तो आप इसके हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा ऑप्शन के हिसाब से. ठीक है, अगर 24 आवर लगेगा तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा G1 में. ठीक है, 11 घंटे लग जाएंगे उसको G1 फेज़ में. S फेज़ में उसको लगेगा 8 घंटे, G2 फेज़ में लगेगा उसको 4 घंटे और M फेज़ में लगेगा सिर्फ 1 घंटा. M फाइनल वाला फेज़ होता है, सबसे कम टाइम लगेगा. तो धीरे धीरे हमारा टाइम डिक्रीज ही हो रहा है अगर हम ऐसे देखें तो. ठीक है, और ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ भी वरी करता है, तो ये एकदम फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को. अब आ जाते हैं हम अपने सबसे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा साइक्लिन CDK
वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, जो इंजन होता है, जो एक स्टेप से सेल साइकिल के दूसरे स्टेप में प्रोग्रेशन करवाएगा, मतलब स्पीड अप करवाएगा, लेके जाएगा, वो सब होगा दो सब यूनिट की वजह से। एक है साइक्लिन, दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, दैट इज सीडीके। साइक्लिन क्या है? साइक्लिन एक रेगुलेटरी सब यूनिट है और सीडीके क्या है? एक कैटालाइटिक सब यूनिट है। इससे एक बार सी साइड में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप नाम से ही जैसा जान रहे हैं कि साइक्लिन जो है हर सेल साइकिल में साइकिल होता है, मतलब कि ये एक तो सिंथेसाइज होगा हर सेल साइकिल में और डिग्रेड होगा हर सेल साइकिल में, ठीक है। इसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि अगले फेज़ में, अगले सेल साइकिल में हम लोग जा सकें, मतलब सेल जा सकें, ठीक है। तो जो साइक्लिन होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है ग्राफ के थ्रू कि जैसे जीवन फेज़ है, जीवन फेज़ में जीवन साइक्लिन होगा। एस फेज़ में डिफरेंट साइक्लिन है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। एस फेज़ में जीवन और एस साइक्लिन यूज़ होता है, ठीक है। G2 फेज़ में एस साइक्लिन है। देखिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि G2 फेज़ में एस साइक्लिन आ रहा है और एस फेज़ में G1 एस साइक्लिन आ रहा है, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, राइट डाउन कर लीजिए कहीं पे, याद रखिएगा इस चीज़ को। एम फेज़ में एम साइक्लिन का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हर फेज़ में साइक्लिन का और सीडीके के कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि साइक्लिन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और सीडीके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो इमेज है, ये वाला जो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम का एक इमेज मैंने दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आ रहा है इस वाले पार्ट से, तो इसको मत मिस करिएगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। G1 फेज़ में साइक्लिन कौन सा यूज़ होगा? साइक्लिन डी, ठीक है। और सीडीके कौन सा यूज़ होगा? सीडीके 4-6। एस फेज़ में G1 और एस फेज़ के ट्रांजिशन वाले फेज़ में होगा यूज़ साइक्लिन ई और सीडीके होगा 2, ठीक है। जी और एस फेज़ में लगेगा साइक्लिन ए और सीडीके 2। G2 और एम फेज़ वाले पार्ट में लगेगा साइक्लिन ए और सीडीके 1। और जो हमारा है एम और G1 के बीच में जो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स है, वो साइक्लिन बी और सीडीके 1। ये कॉम्प्लेक्स इतने ये फेज़ में बनते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। मैं तो मेरा जो वो था ट्रिक था याद करने का, वो था मैंने याद किया था DEAB। सबसे पहले साइक्लिन डी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, और डेब DEAB डेब और 4-6-2-2-1। तो ये हमारा हो गया सीडीके का नंबर जो जिसे मैंने याद किया था। तो आप लोग भी अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं, और अगर नहीं आपको समझ आए तो मेरे को पूछ लीजिएगा, मैं कुछ और बता दूंगी सोच के, ठीक है। इतना समझने के बाद आप लोग ये बात समझिए कि हर फेज़ में, देखिए हर फेज़ में ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक सैक्रोमाइसिया सेरेवेसिया का एग्जांपल, तो हो सकता है सैक्रोमाइसिया सेरेवेसिया में एक सीडीके बहुत तरीके के साइक्लिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और अगर मैंने सैक्रोमाइसिया पॉम्बे का एग्जांपल ले लिया, तो उसमें एक साइक्लिन एक सीडीके के साथ बाइंड करता है, वो सेल साइकिल का प्रोग्रेशन करवाता है। तो ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, और मतलब सब मतलब स्पीशीज़ के हिसाब से ये वरी करता है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि इसमें एक ही साइक्लिन इससे बाइंड करेगा, ये चीज़ें वरी करती रहती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए, देखिए सिंथेसिस फेज़ है, G1 फेज़ जो होता है वो मेन फेज़ होता है, मतलब मेजर फेज़ है। इसमें सारा ही हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, वो सब हो जाता है इसमें ही, ठीक है। प्रिपरेशन वाला फेज़ है। और एस फेज़ में सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस के लिए भी मतलब डीएनए डुप्लीकेट करेगा, तो G1 में उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन से फेज़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है और कहाँ पे कौन से साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और चीज़ें और कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट, मैं पूरा सेल साइकिल नहीं पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली, मैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पार्ट बताऊंगी आप लोगों को, और बेसिक से एडवांस तक बताऊंगी, तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और आपके दोस्त जो भी CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप योर फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिए। अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज।